हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑसिलेशंस। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, उसमें काइनेटिक एनर्जी हमने डिस्कस करी थी। गैसेस के बारे में हमने देखा था कि गैसेस अगर गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो अगर गैस के मॉलिक्यूल्स क्या है, मोनोटॉमिक है, डायटॉमिक है या फिर पॉलीएटॉमिक है, तो यानी कि एक मॉलिक्यूल में एक एटम भी हो सकते हैं, दो एटम भी हो सकते हैं और 3 एटम भी हो सकते हैं। तो ऐसे गैसेस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, है ना, तो वो हमने देखा था। तो उसके लिए कई सारी कंडीशंस थी कि अगर मोनोटॉमिक है तो उसका केवल और केवल एक ही चांस है कि वो अगर रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसका कोई भी मोशन काउंट नहीं होगा, और अगर ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तो तीनों डायरेक्शन में क्या करेगा, मोशन कर सकता है। तो इसलिए उसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी था उसमें उसका ऑर्डर ऑफ मोशन या फिर ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी कितना था, 3 था। तो उसके लिए 3 से मल्टीप्लाई किया था। अगर डायटॉमिक था तो अगर वो रोटेट करता है तो केवल और केवल क्या होगा, किसी प्लेन के एक्सिस वो मूव कर सकता है, तो उसका रोटेशनल मोशन कितना होगा, 2 होगा, और ट्रांसलेशनल मोशन कितना होगा, 3 होगा। ये हमने डिस्कस कर लिया था। तो अब उसके बाद से बात आ गई है यहाँ पे ऑसिलेशंस। अब हम स्टार्ट करेंगे ऑसिलेशन में हम ये देखेंगे कि जो मोशन हो रहा है वो कितने तरह से हो रहा है, और एक स्पेशल मोशन होगा जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, है ना। तो ऑसिलेशन में स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देख लें कि हमने कितने तरह के मोशन के बारे में डिस्कशन किया है। तो हमने मोशन के बारे में डिस्कस किया है वो कौन से हैं, 2 तरह के एक मोशन हमने सेपरेट डिस्कस किए हैं, और बाकी जो मोशंस हैं उसको भी हमने डिस्कस किया था। जैसे अगर हम बात करें तो रेक्टिलिनियर मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन की बात की, तो हमने ये डिस्कस कर लिया है लॉज ऑफ मोशन में। लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था ट्रांसलेशनल या फिर रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा। पैराबोलिक पाथ पे अगर मोशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि वो पैराबोलिक पाथ है, प्रोजेक्टाइल पाथ है, प्रोजेक्टाइल मोशन उसको बोलेंगे। तो ये दोनों ही मोशन क्या होते हैं, अगर कोई पार्टिकल इन दोनों मोशन को क्या कर रहा है तो वो अपने पाथ को रिपीट नहीं करता है। ये जो मोशंस हैं वो क्या है, नॉन रिपीटिव मोशंस हैं, नॉन रिपीटिव मोशंस कहलाते हैं। अगर वहीं दूसरे साइड अगर हम बात करें तो दूसरे कौन से एग्जाम्पल्स हैं इसका और भी एग्जाम्पल, जैसे दूसरे साइड में अगर हम बात करें तो रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, है ना। रोटेशनल मोशन को अगर रहने दें, उसके अलावा अगर हम बात करें किसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, किसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें अगर हम, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर वेलोसिटी की, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि अगर कोई सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो क्या होगा, वो अपने पाथ को रिपीट करेगा एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद। अगर सर्कुलर मोशन है तो वहाँ पे क्या होगा कि रोटेशन करते वक्त वो जैसे इस तरह का अगर मोशन है तो वो क्या करेगा, एक चक्कर पूरा करने के बाद फिर से क्या होगा, वो आगे की तरफ फिर से मूव करेगा और एक चक्कर और लगा सकता है, ठीक है ना। तो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, है ना। एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। और एक सेकेंड में जितना चक्कर लगा ले, एक चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, जितना भी, हम उसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अगर ऐसा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे कि 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वो क्या कर रहा है, रोटेशंस, रिवोल्यूशंस या फिर ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो यहाँ पर हम वापस आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं कि मोशन कई तरह के होते हैं, कौन से, ट्रांसलेशनल और
प्रोजेक्टाइल, वो एक तरह के हो गए। ये नॉन रिपीटिव मोशंस हैं। रिपीटेटिव मोशंस कौन कौन से होते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, ऑर्बिटल मोशन हो गया। ऑर्बिटल मोशन में क्या हो गया कि जितने भी सैटेलाइट्स हैं, प्लैनेट्स हैं, वो सब क्या करते हैं? ऑर्बिटल मोशन करते हैं। जैसे अगर मान लें मून अर्थ का क्या है? सैटेलाइट है, तो अर्थ का चक्कर लगाता है 29 डेज में लगभग क्या करता है? वो एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो उसका क्या होगा? पीरियोडिक टाइम कितना होगा? उसका पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड कितना होगा? 29 डेज होगा मून का, है ना। अगर हम बात करें अर्थ का पीरियड कितना है? अर्थ का जो टाइम इंटरवल है एक चक्कर पूरा करने का, वो कितना है? 365 होल 1/365 डेज इसका क्या है? अर्थ का रिवॉल्विंग पीरियड है। इसको रिवॉल्विंग पीरियड भी बोलते हैं, है ना। तो इस तरह का जो मोशन है वो क्या कहलाता है? ऑर्बिटल मोशन कहलाता है। और हम आगे चल के अगर बात करें कि जैसे अगर हम बचपन में देखे होंगे, अगर झूला झूलते हुए या फिर हमने खुद झूला होगा बचपन में, तो क्या होता है कि जो हमारा मेन पोजीशन होता है जहाँ पर हम झूले पर बैठते हैं, तो झूलने पे बैठने के टाइम में क्या होता है कि झूला तो हमारा क्या होता है? एक फिक्स सपोर्ट के साथ होता है। देखिए झूले में क्या होता है कि हम अपने मेन पोजीशन के, कहाँ से? झूले में हम मेन पोजीशन कौन सा होगा? ये हमारा होगा मेन पोजीशन। अब इसी लाइन के हम क्या करते हैं? आगे और पीछे दोनों साइड में हम क्या करते हैं? मोशन करते हैं, जिसका क्या होगा? मेन पोजीशन क्या होगा? बिल्कुल स्ट्रेट सीधे नीचे की तरफ। अब इसके आगे और पीछे यानी कि हम क्या कर रहे हैं? टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। कौन सा मोशन कर रहे हैं? टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है यहाँ पर, यानी कि आगे और पीछे की तरफ जो मोशन कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल किसका? ऑसिलेशन का या फिर रिपीटेटिव मोशन का ये एक एग्जांपल है, ठीक है। एक और एग्जांपल है ये, जैसे वॉल क्लॉक का पेंडुलम कैसे मूव करता है? देखिए वो भी क्या कर रहा है? टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो इसमें ये भी एक इसका जो मेन फिक्स पोजीशन है, इसका जो फिक्स पोजीशन है उसके क्या कर रहा है? दोनों ही तरफ मोशन कर रहा है, जिसको हम बैक और फोर्थ भी कह सकते हैं, टू एंड फ्रो भी कह सकते हैं। ऐसे क्या होती है? जो बोट होती है ना, जो नाव होती है, वो क्या होती है? पानी में अगर ऐसे है तो दोनों ही साइड, है ना, स्विंग करती है, बबलिंग करती है। तो ये भी एग्जाम्पल है ऑसिलेटरी मोशन का। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं, है ना, कि पीरियोडिक मोशन या फिर जो ऑसिलेटरी मोशन होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो इसमें हमने एक इक्वेशन डिस्कस किया होगा, S = ut + ½ at²। तो S = ut + ½ at² में हमने ये देखा होगा कि अगर हम लोग इसको ग्रेविटी के टर्म में अगर एक्सप्लेन करें, कन्वर्ट करें, तो हमें S को जो डिस्टेंस है उसको हमें क्या लेना पड़ेगा? वर्टिकल हाइट पे लेना पड़ेगा, ऊपर की तरफ। तो वो कितना हो जाएगा? H = ut + ½ gt²। ये कब के लिए है? जब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे गिरा। जब ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? बताओ। ऊपर से जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, कम होती है? तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो तो समझ लेना चाहिए कि वहाँ पे एक्सेलेरेशन बढ़ रहा है, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? पॉजिटिव एक्सेलेरेशन लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती है। वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो हम उसको क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन है वो क्या कर रहा है? रिटार्ड हो रहा है, वो वेलोसिटी कम हो रही है। तो जब वेलोसिटी कम होती है तो हम क्या करते हैं? जब वेलोसिटी कम हो तो हम ये कहेंगे कि वो रिटार्डेशन है, और एक्सेलेरेशन किस में होगा? नेगेटिव में होगा। तो H = ut - gt² हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है H = ut + ½ gt², किसके लिए है? डाउनवर्ड मोशन के लिए। और H = ut - ½ gt² किसके लिए है? अपवर्ड मोशन के लिए है ना। तो पीरियोडिक मोशन के कितने सारे तरीके हो सकते हैं? अभी मैंने 3 एग्जांपल्स देखे। कौन कौन सा? कि एक स्विंग है, झूले पे झूलना, फिर है एक वॉल क्लॉक का पेंडुलम, फिर है
जो बबलिंग करता है बोट क्या कर रहा है, पानी में बबलिंग कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, सब टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, ये सब मोशन कर रहे हैं। तो इसके कितने सारे पैटर्न्स बन सकते हैं, यानी कि सब क्या कर रहे हैं, अपने मेन पोजीशन के दोनों तरफ मोशन कर रहे हैं, अपने पाथ को बार बार एक फिक्स टाइम के बाद क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, है ना। तो एक फिक्स टाइम के बाद क्या कर रहे हैं, अपने मोशन को रिपीट कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, या फिर इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। इस तरह के रोटेशनल मोशन या फिर बैक एंड फोर्थ को क्या कहेंगे, रोटेशनल मोशन कहेंगे, रोटेशनल नहीं, ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। ठीक है ना। अब ये कितने तरह के हो सकते हैं, जैसे मान लिया कि कोई एक स्लोप बना हुआ है, और उस स्लोप पे क्या हो, इस तरह का कोई स्लोप बना दिया, और इस पे क्या होगा, कोई इंसेक्ट, यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है कि कोई इंसेक्ट ऊपर जा रहा है, फिर चलते चलते वो थक गया, फिर स्लाइड होकर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, फिर से वो कोशिश करेगा, फिर से वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, चढ़ते जाएगा, फिर स्लिप होकर नीचे आ जाएगा। तो बार बार वो कोशिश कर रहा है चढ़ने की और बार बार नीचे आ जा रहा है। तो उस तरह का जो ग्राफ होगा, है ना, कितना होगा कि कितना डिस्टेंस वो ऊपर की तरफ चढ़ा, है ना, कितना डिस्टेंस ऊपर की तरफ चढ़ा, कितना टाइम लगा, तो ये टाइम का एक्सिस हो गया, और कितना ऊपर चढ़ा ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो पीरियोडिक मोशन में, तो मोशन में क्या होते हैं, कोई भी वेलोसिटी ले लें तो वेलोसिटी को क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो ग्राफ जो वेलोसिटी का बनेगा किसके किसके बीच बनेगा, डिस्टेंस और टाइम के बीच में। तो यहाँ पे डिस्टेंस इस एक्सिस पे है और टाइम इस एक्सिस पे है। तो ये जो हमारा ग्राफ बना है वो किसका बना है, ऑसिलेटरी मोशन का बना है। ऑसिलेटरी मोशन का ये ग्राफ है जो डिस्टेंस और टाइम के बीच में ड्रॉ हुआ है। तो ये उसके लिए है जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है फिर स्लाइड होकर नीचे आ जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। और इस तरह का जो वेव फॉर्म बन रहा है, इस वेव फॉर्म को बोलेंगे शॉ टूथ वेव बोलेंगे, क्योंकि ये शॉ की तरह दिख रहा है, आरी की तरह दिख रहा है, और उसके जो दांत होते हैं बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, है ना। जो आरी देखा होगा आप लोगों ने, जो शॉ देखा होगा, है ना, वो कुछ ऐसा होता है, इसके टीथ जो होते हैं ऐसे ही होते हैं, जो हेक्सा ब्लेड होता है ना, तो इसके टीथ की तरह है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, शॉटूथ वेव पड़ा, है ना। दूसरा एग्जांपल ये है कि इस वेव का, इसको बोलते हैं स्टेप अप वेव फंक्शन या फिर स्टेप अप वेव फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, सीढ़ी पे चढ़ा फिर उतरा, चढ़ा फिर उतरा, तो इस तरह से बार बार क्या कर रहा है वो, या फिर एक्सरसाइज कर सकता है या फिर वो क्या करता है, खेलना चाह रहा है। तो जब इस स्टेप पे क्या करता है, वो बार बार चढ़ता है उतरता है, तो अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है ना। तो इस तरह का जब वेव फॉर्म बनेगा तो उस वेव फॉर्म को क्या बोलेंगे, यूनिट स्टेप वेव फॉर्म बोलेंगे। और ये तीसरा जो वेव है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है, और यही क्या होगा आपके 12th के क्लास में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ये जो लास्ट वाला है ये बहुत ही ज़्यादा काम का है। इस वेव को हम लोग बोलते हैं साइनोसॉइडल वेव। इस वेव का क्या नाम है, साइनोसॉइडल वेव। ये भी वेव जो है इसमें डिस्टेंस इधर है और इधर टाइम का एक्सिस है ना। इसका एग्जांपल कैसे दिया हुआ है, जैसे आप कोई बॉल है, बॉल को अगर आप फेंकते हैं तो बॉल को हाइट से फेंकेंगे तो फर्स्ट पे गिरेगा, फिर जंप करेगा, फिर थोड़ा कम हाइट तक जाएगा, फिर जंप करेगा, फिर थोड़ा कम हाइट तक, ऐसे करते करते वो जंप करके जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या मान लें, यहाँ पर जो बॉल जंप कर रहा है वो क्या है, अपने पुरानी पोजीशन, पुरानी वेलोसिटी को रीगेन कर ले रहा है। इसकी वजह से हमारा जो वेव फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। तो इसका नाम, इस वेव का नाम साइनोसॉइडल वेव क्यों पड़ा, क्यों इसको साइनोसॉइडल वेव कहते हैं, क्योंकि ये जो वेव पैटर्न बना है डिस्टेंस के इधर है ऊपर की तरफ, और ये टाइम इंटरवल इधर की तरफ है, इधर डिस्टेंस है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कैसे बढ़ रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ रहा है, घट रहा है, कैसे, है ना। एक बार क्या हो रहा है, घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है ना। तो इस तरह के वेव पैटर्न को हम लोग कैसे समझेंगे, तो इसका समझने का सिंपल सा तरीका ये है कि हम साइन का क्या कर लें, वेव बनाएं। तो साइन का वेव बनाने के लिए हम क्या कर लें, यहाँ पे लिख लें साइन थीटा। तो साइन थीटा की अगर हम वैल्यू देखें तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेकर के कहाँ तक, 90 तक। 0 से लेकर 90 तक क्या होती है, वैल्यू इंक्रीज होती है, मैक्सिमम होती है। तो वैल्यू क्या होगा, 0 से लेकर 90 तक यहाँ पे इंक्रीज होगा, मैक्सिमम जाएगा 90 पर।
और 90 से जब हम क्या करेंगे, 90 से 180 की तरफ जब जाएंगे, 90 से 180 की तरफ, तो ये वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होने लगेगा। साइन की जो वैल्यू है ना, 90 से रखते जाइए वैल्यू 180 तक, तो देखिएगा ये वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, साइन की वैल्यू घटने लगेगी, है ना। तो अब हम बात करें 180 के बाद क्या होगा, तो 180 के बाद क्या होता है, 180 से लेकर के 270 तक, 180 से लेकर के 270 तक इसकी वैल्यू नेगेटिव में होती है, फिर बढ़ती है ना, क्या होती है, फिर बढ़ती है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है कि पहले बढ़ा हुआ था, फिर घटने लगा, फिर बढ़ने लगा, फिर घटने लगा, फिर बढ़ने लगा, फिर घटेगा। तो इसी तरह का पैटर्न इसमें भी फॉलो होगा। तो अगर हम फिर से 270 तक यहाँ पे ड्रॉ हो गया, अब 270 से अगर हम बात करें कितना, 360 तक, कितना, 360 तक, तो 360 तक जाने में क्या होगा, 360 तक फिर से इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी और फिर से वापस यहाँ तक आएगी, है ना। तो ये किसका है, ये है साइन का वेव, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, साइनोसॉइडल वेव कहते हैं। इसका आगे चल करके बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरह के वेव को क्या बोलेंगे, साइनोसॉइडल वेव बोलेंगे। इसी का हमें क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑसिलेशन या फिर वाइब्रेशन ये क्या होते हैं, ये हम लोगों ने क्या हुआ डिस्कस कर लिया कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पार्ट इटसेल्फ, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, ऑसिलेशन कहलाएगा, या फिर क्या कहलाएगा, वाइब्रेशन कहलाएगा। अगर इस तरह का मोशन अगर हम देखना चाहें तो कई सारे इसके एग्जांपल्स और भी हैं, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में चलें तो गिटार है, सितार है ना, फिर वायोलिन है, इसके स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, अपने मेन पोजीशन के दोनों तरफ टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाइब्रेशन बोलेंगे, ठीक है ना। फिर बात आती है पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी की। पीरियड का मतलब क्या हुआ, टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया कि 1 सेकेंड में कितने चक्कर ये पूरा कर ले रहा है जो वेव है। तो पीरियड क्या होगा कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव, या फिर वन कंप्लीट पाथ ऑफ टू एंड फ्रो मोशन, या फिर कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, या फिर वन ऑसिलेशन। जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाएगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, या फिर ओनली पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी वो होगा कि 1 सेकेंड में जितना नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट कर पाएगा पार्टिकल, वो क्या कहलाएगा, उस पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है पीरियोडिक मोशन क्या होता है ना, द मोशन रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। The smallest interval of time after which the motion is repeated is called period, है ना। पीरियोडिक मोशन क्या होगा कि जब कोई क्या हो अपने मोशन को बार बार क्या करता है, रिपीट करता है खुद ही, किस पे, एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर, तो उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं, ठीक ना। या फिर टाइम पीरियड क्या होगा, द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल, या फिर स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड इज कॉल्ड पीरियोडिक, या फिर पीरियड। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड, या फिर पीरियड का यूनिट जो होगा सेकेंड होगा, और फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, या फिर ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो ऑसिलेशन क्या होंगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, यानी कि एक नंबर हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो केवल और केवल क्या बचेगा, सेकेंड इनवर्स। इस एक का यूनिट क्या है, फ्रीक्वेंसी का सेकेंड इनवर्स है, या फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, हर्ट्ज कहते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, हर्ट्ज होगा। जैसे उसका स्पेलिंग क्या होता है, हर्ट्ज। शॉर्ट में हम इसको क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी के यूनिट को HZ लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक ना। अब देखिए बात करते हैं दो तरह के डिस्प्लेसमेंट्स की। कौन कौन सा डिस्प्लेसमेंट, एक तो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने दोनों ही डिस्कस किया हुआ है कि क्या होते हैं। तो
तो जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा वो केवल क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, किसी एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि उसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होता रहेगा। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो, तो इसकी पोजीशन यहाँ पर कितनी है, रेडियस से हम देख लें, और कुछ टाइम इंटरवल बाद क्या हुआ, उसका पोजीशन यहाँ पर चला आया, है ना। तो ये कितना, यहाँ पे कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ, तो इसको बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसका पोजीशन यहाँ पे चला आया, तो हम देखेंगे कि कितना एंगल चेंज हुआ, कितने टाइम इंटरवल में। तो ये क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक चल कर आया, तो ये कितना एंगल यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, ये कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। तो ये हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, एंगल, वो कितना होगा, आर्क अपॉन रेडियस होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करें तो ये किसको हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है ना। तो ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर से बात आती है कि अगर इसको हम लोग लिखना चाहें सिंपलेस्ट फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे इस डिस्प्लेसमेंट को, है ना, कैसे लिखेंगे। तो इस डिस्प्लेसमेंट को लिखने का तरीका ये है कि ये टाइम का फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट, तो एफ टी इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए कॉस ओमेगा टी, है ना। ए कॉस ओमेगा टी क्या है, टाइम का फंक्शन है। यहां पर हम ये देखें कि ए क्या है ना, ओमेगा क्या है। तो ओमेगा क्या है, ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है और टी क्या है, टाइम इंटरवल। तो कॉस ओमेगा टी मिलकर के क्या बनाएंगे, ओमेगा टी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ओमेगा टी यानी कि डिस्टेंस। कैसे डिस्टेंस, जरा देख लेते हैं। ओमेगा इक्वल टू हमने क्या बोला कि एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन। अगर ओमेगा टी करते हैं, ओमेगा इंटू टी, तो इधर भी हम टी का मल्टीप्लाई कर लें तो इसमें भी टी हो जाएगा। तो टी से ये टी कट जाएगा और थीटा इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा इंटू टी, है ना। तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, ओमेगा टी। तो ए कॉस ओमेगा टी क्या है, ये एक डिस्टेंस है ना। और ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड का मतलब फिर से हम समझते हैं यहाँ पर, है ना, कि एम्पलीट्यूड क्या है, यहाँ पर जितना वेव हाइट कवर कर रहा है, जितना वेव हाइट कवर कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। और इसको ए से डिनोट करेंगे, किससे, ए से डिनोट करेंगे एम्पलीट्यूड को। तो वेव फॉर्म अगर कोई ऐसा बन रहा है तो इसमें क्या होगा, जो इसकी मैक्सिमम हाइट होगी इस ओरिजिन से, इसको बोलेंगे कि ये क्या है, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है, यानी कि प्लस ए बोलेंगे। और जो नेगेटिव है, जो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, माइनस ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइनस ए। इसका नेगेटिव एम्पलीट्यूड हुआ। और ये क्या हुआ, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड। और ये क्या हुआ, नीचे वाला नेगेटिव एम्पलीट्यूड। कितना हाइट ये कवर कर रहा है। जैसे हम बात करते हैं तो कभी कभी बहुत ज़्यादा लाउड बोलते हैं, तो जब बहुत ज़्यादा लाउड बोलेंगे तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई। और धीरे धीरे बात करेंगे तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है ना। तो ये बातें होती हैं एम्पलीट्यूड के लिए, है ना। तो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है स्प्रिंग का। अगर कोई स्प्रिंग है तो स्प्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट है वॉल से यहाँ तक का, वो क्या कहलाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और कोई एंगल चेंज कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर बात किसकी आ रही है, वैल्यू ऑफ टाइम फंक्शन रिमेन्स द सेम।